हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी, जैसे आप लोगों ने बोला था कि इंडियन पॉलिटी का वन शॉट लाने के लिए, तो इसे मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पूरा कवरेज है पॉलिटी का, लेकिन इसमें क्या है कि आपका इंडियन पॉलिटी जो आपका एएसओ और 71st बीपीएससी, तो इसे आप देख लेते हैं, 1 घंटे के लगभग का वीडियो होगा, तो आपको लगभग क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जिसमें 1909, 1919 और 1935 वाले से आता है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को मेनली देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉडले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड मिंटो टू। और इसमें सेक्रेटरी कौन थे? मॉडले, लॉर्ड मॉडले। तो क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबरशिप 16 से 60 हो गया था यहाँ पे। ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन किया गया था, ये सब चीज़ आपको याद रखना। प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को बोला गया था, लेकिन मेंबरशिप डिफर कर रहा था। मेंबर्स कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। इसमें क्या था, पहले क्या था 1891 वाले में कि वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते थे, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की बात हुई और बोला गया कि सेपरेट बजट वोटिंग होगा, लेकिन होल बजट पे नहीं होगा वोटिंग, ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रोट आपको पता है, यहाँ पे फादर ऑफ कॉमनल इलेक्ट्रोट इसलिए कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर बने। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे तो बीपीएससी नहीं पूछता, ऐसे अगर पूछेगा तो आपको पता है इस समय शुरू हुआ था कि यहाँ पे क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी वगैरह से भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वायसरॉय चेम्सफोर्ड थे। ऐसे पूछ सकता है कि कौन थे वायसरॉय। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऑन 20 अगस्त 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एम टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन आता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया की बात किसमें की गई थी, तो 1919 में। इसमें क्या होता है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट अंडर द डिवोल्यूशन रूल्स, इनेबलिंग अथॉरिटी डिलीगेशन फ्रॉम द सेंटर टू प्रोविंसेस। इसका मतलब क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कुछ को बोला गया कि वो जो प्रोविंसेस है उसी वो अपना खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं और बाकी चीज़ों पे सेंटर करेगा, ठीक है। तो क्या हो, इनेबलिंग अथॉरिटी डिलीगेशन फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस, याद रखिएगा। डायरकी इंट्रोड्यूस्ड ए डुअल गवर्नेंस स्कीम इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट क्या था, गवर्न बाय द गवर्नर। इसमें मेन चीज़ें थी लाइक आर्मी, पुलिस, लाइक जो मनी रिलेटेड मैटर्स थे वो सब थे। और इसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या था, मैनेज विद लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवरसाइड। इसमें ऐसे मैटर्स थे जो जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा था लेकिन पावर और मनी कम था, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया और रिजर्व में रखा गया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये क्या, गवर्न बाय गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर क्या था, रिप्लेस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी आगे कब हुआ, तो 1919 में हुआ, ठीक है। विथ ए मेजॉरिटी इलेक्टेड डायरेक्टली। इंडियन रिप्रेजेंटेशन क्या था, इंक्लूडेड 3 इंडियन मेंबर्स इन द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वहाँ पे कौन थे, वहाँ पे सत्येंद्र सिन्हा थे। अब क्या है कि 3 इंक्लूड किया गया, एक्सक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स क्या था, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोर्स फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन। फ्रेंचाइज लिमिटेड टू प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया। ये आपको टर्म्स याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या था, सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, अलाउइंग प्रोविंसेस टू इनेक्ट देयर ओन बजट। आपने यहाँ पे देखा कि क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई किया था एडमिनिस्टर करने के लिए, इनेबलिंग अथॉरिटी डेलीगेशन फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस। इनके पास पैसे भी तो होना चाहिए, इसलिए हमें बजट भी किया गया। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन लंदन, ट्रांसफरिंग सर्टेन फंक्शंस फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। बहुत सारा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उससे बहुत सारे फंक्शन को इंडिया में ट्रांसफर कर दिया गया, अब यही रूल बनेगा। सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन एंड दैट सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वर क्रिएटेड इन 1926। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, क्या 1926। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इट प्रपोज्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल which were formed in 1921 with 120 members, princes and representatives, promoted discussion on shared interests. फ्यूचर रिव्यू क्या था, मैंडेटेड स्टैट्यूटरी कमीशन टू एसेस इट्स इफेक्टिवनेस आफ्टर 10 ईयर्स, जिसके लिए साइमन कमीशन 1927 में बना। ए 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन लेड बाय सर जॉन साइमन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंपोज इंटायरली ऑफ ब्रिटिश मेंबर्स। इसका की प्रपोजल्स क्या था, एबोलिशमेंट ऑफ डायरकी, एक्सपेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, क्राइटेरिया ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा था, नहीं था। एबोलिशन ऑफ डायरकी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट,
कॉमनल अवार्ड 1932 आप देखते हैं। प्रपोज बाय प्राइम मिनिस्टर रैमसे डोनाल्ड टू इंश्योर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड एक्सटेंडेड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट को भी दिया गया था। गांधी ने अपोज किया, महात्मा गांधी अपोज सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस लीडिंग टू अ फास्ट इन ईयरवाडा जेल। पूना पैक्ट हुआ, फिर एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, रिजर्व हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरल एंड रिजर्व सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। Government accepted the British accepted the Pune Pact, eliminating separate electors for the depressed classes with provision incorporated into the Government of India 1935। पूछेगा कि पूना पैक्ट पहले हुआ था इसके या बाद हुआ था, आप समझ गए, इसके पहले हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसरॉय कौन थे इसमें? लॉर्ड बिलिंगटन थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवार्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, comprising 321 sections and 10 schedules, aimed to establish an all India federation with provinces and princely states, but it failed due to non-participation from the princely states. Powers were divided into 3 lists: फेडरल, प्रोविंशियल, कंकरेंट। इसमें पूछेगा सबसे ज़्यादा किसमें था आपका सब्जेक्ट, तो फेडरल, फिर प्रोविंशियल और फिर कंकरेंट। ठीक है। इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये वाला पूछता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर, पहले डायरकी कहाँ पे था? पहले डायरकी प्रोविंसेस में लाया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से रिवाइज भी कराता चलता हूँ मैं। एवोल्यूशन ऑफ डायरकी देख रहे हैं आप, डायरकी कहाँ पे आया था 1919 में, देखिए एक बार आप देख लेंगे आपको याद रहेगा। इंट्रोड्यूस अ डुअल गवर्नेंस स्कीम इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, समझ गया। अब इसने क्या क्या बोला कि डायरकी कहाँ पे लाना है, ये डायरकी लाना है आपको कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है। इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर, ऑटोनोमस गवर्नमेंट फॉर्म इन 1937 बट वेयर सस्पेंडेड इन 1939। ये आपको पता है बिहार के बारे में कि 2 बार, पहली बार उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए 1938 और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के कारण रिजाइन किया था। और ये 1939 में फिर सरकार दोबारा नहीं बनी, ये रिजाइन ही किया, तो उन्होंने रिजाइन एक्सेप्ट हुआ और फिर वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण सरकार नहीं बनी उसमें। इस्टेब्लिश बाई कैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। आपको याद रखना है, ये चीज़ अच्छे से याद रखना है। ठीक है। बंगाल के बगल में क्या है, बिहार। ठीक है। और फिर इधर आपका उड़ीसा है, 3 एक जगह हो गया। उसके बाद बॉम्बे, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी जिसे बोल सकते हो। ठीक है। बंगाल, बिहार, असम एक तरफ, फिर मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंस। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबरर्स। ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज टू 14% ऑफ द पॉपुलेशन एंड क्रिएटेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट का बात हुआ था फिर वो मिक्स हो गया था इसी के साथ, हिंदू का वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बना था। क्या है, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज टू 14% पॉपुलेशन क्रिएटेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश फेडरल प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस, फेडरल कोड 1937, ये भी पूछा जाता है। बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड 2 न्यू प्रोविंसेस, उड़ीसा एंड सिंध वेयर क्रिएटेड। पता है उड़ीसा बना था 1 अप्रैल 1936 को, सिंध भी साथ में याद रखिए। Introduced safeguards for minority interest and established a federal railway authority. An auditor general was appointed for financial oversight. अब बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लास्ट का। वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। पार्टीशन प्लान बना प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन ऑन जून 3, 1947। डेट याद रखिए। एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, लीडिंग टू इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। Dominions established created 2 independent dominions, India and Pakistan, with the right to exit the British Commonwealth. Governance changes, abolished the office of Viceroy, introduced a Governor General for each dominion. Constituent Assembly is empowered to create constitutions and repeal British laws, including the Independence Act. मतलब आप बोला गया कि आप अपना कंस्टिट्यूट असेंबली खुद से बना के इसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और कोई भी आप लॉ को रिपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट, जिससे कि वो बन रहा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसे भी बोला गया कि आप जिसके कारण देश आज़ाद हो रहा था उसे भी कहा कि आप रिपील कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के बाद। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, असेंबलीज कुड लेजिस्लेट अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वेर इनेक्टेड। ठीक है, असेंबलीज कुड लेजिस्लेट अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वेर इनेक्टेड। ब्रिटिश एक्ट्स पोस्ट अगस्त 15 रिक्वायर डोमिनियन अप्रूवल। इंडो ब्रिटिश कंट्रोल, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रोल एबोलिश, ब्रिटिश पैरामाउंट्सी ओवर प्रिंसली स्टेट लैप्स ग्रांटिंग देम ऑटोनॉमी। क्या हुआ, जो प्रिंस के ऊपर भी इनका था पैरामाउंट्सी, वो भी एबोलिश हो गया, सबको ऑटोनॉमी मिल गया। देखिए यहाँ पे क्या था, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, असेंबलीज को जो असेंबली बन रही थी कंस्टिट्यूट असेंबलीज, लेजिस्लेट अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेर इनेक्टेड, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक जो कंस्टिट्यूट असेंबली है वही नियम रूल्स बनाएगी अपने देश के लिए, समझ गए। सिविल सर्विस अपॉइंटेड एंड रिजर्वेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीज्ड बट प्री 1947 अपॉइंटेड रिटेन बेनिफिट्स, ऐसा नहीं कि उन्हें हटा दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म इन 1947 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो चलिए ये आपने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, 1909, 1919, 1935, 1947। इससे आपका हॉलिस्टिक कवरेज नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, हॉलिस्टिक कवरेज नहीं है। बस इतना है कि अगर आप इसे 2 बार देख लेते हैं तो आपको एसओ और जो अभी होगा बीपीएससी 71 इसमें लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे और क्या कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बार बार पूछा जाता है, क्या थे, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम एजुकेशन। जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, याद रखिएगा, ठीक है, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। फिर क्या था, आर के चेट्टी जो थे, शानमुगम चेट्टी फाइनेंस। वी आर अम्बेडकर लॉ, जगजीवन राम लेबर। देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम बार बार पूछता है। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस। अरे जॉन मथाई भी पूछने लगा इधर बहुत सारे एग्जाम्स में, याद रखिएगा, कौन, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। और चेट्टी जो थे वो फाइनेंस। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ, ये भी पूछ सकता है, फीमेल जो है जो हेल्थ की बनी थी। CH वहाबा कॉमर्स। रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई एंड BN गादगिल बर्ड्स माइंड्स एंड पावर्स। देखिए कंस्टिट्यूट असेंबली की इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ देख लेते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम में पूछा ना कि झंडा कब, जो इंडियन फ्लैग है उसे कब अप्रूवल मिला था, तो ऐसे करके पूछा जा सकता है। 9 दिसंबर को क्या हुआ था, 1946 को फर्स्ट सिटिंग, ठीक है, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। सचिदानंद सिन्हा जो कि टेम्पररी चेयरमैन बने थे 9 को, उनके जगह राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट्स कौन थे, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचार्य, याद रखना आपको कौन कौन, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचार्य। 13 दिसंबर को क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड। सीधा यहाँ से सवाल आ गया था, ठीक है, कहीं से भी सवाल आ सकता है, याद रखिएगा। तो उसके बाद क्या है, 15 अगस्त 1947 ट्रांसफर ऑफ पावर इस्टेब्लिश द डोमिनेंस ऑफ इंडियन पाकिस्तान, पाकिस्तान को 14 अगस्त। मई 1949 को क्या हुआ, कंस्टिट्यूट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ, ये भी जरूरी है, मई 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इनेक्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसे आप स्टार बना लीजिए। 24 जनवरी को क्या हुआ, एडॉप्शन ऑफ द नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फाइनल सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड, कंटिन्यूड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट इन मई 1952। ये याद रखिए। 26 जनवरी को क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स मेकिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक। अब देखिए इसमें जो आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ, याद रखिए कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। ये पूछता है किसके अंदर हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। टोटल मेंबर 389, 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन 292 मेंबर्स फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ये याद रखिए, पूछता है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से कितने थे, 4 थे, ठीक है, याद रखिएगा 4, 292 + 4 296। देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डाइवर्स सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC एंड ST, वुमेन फ्रॉम ऑल दिस सेक्शन। Seats are allocated in proportion to the population of each province and princely states. Seats for each British province were divided among the 3 principal communities, Muslim, Sikh and General. ये फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ए सिंगल ट्रांसफर वोट फॉर प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय देयर हेड्स। इससे हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। 93 सीट्स अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनफिल्ड एज दे ऑप्टेड आउट। टोटल सेशन कितना, हाँ ये याद रखिए, पूछता टोटल सेशन 11 हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 64 लाख का खर्च आया। एलिफेंट अडॉप्टेड एज द सील ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखिए। उसके बाद क्या है, डुअल फंक्शन लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर बाय JB मावलंकर। हाँ, जब ये रूल्स बनाने के लिए आता था, एक्ट्स बनाने के लिए बैठता था एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, तो चेयर किया जाता था JB मावलंकर के द्वारा। और जब कंस्टिट्यूएंट बॉडी बनता था तो चेयर किया जाता था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ये याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्लियामेंट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। स्ट्रेंथ रिड्यूस टू 299 आफ्टर द मुस्लिम लीग विड्रॉल। पहले क्या था, 3, देखिए क्या है, 389 था। उसके बाद क्या किया इसने, 389 को इसने विड्रॉ कर लिया, तो ये बन गया फिर 299, समझ गया आप। अब देखिए, अब इसमें बात है की पर्सनल का बात करते हैं। BN राव कंस्टिट्यूएंट एडवाइजर बने। HBR अयंगर सेक्रेटरी टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम बिहारी रायजादा कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा रिस्पॉन्सिबल फॉर डेकोरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी कैलीग्राफी किसने किया, बसंत कृष्ण वैद्य एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस।
वुमेन पार्टिसिपेंट 15 वुमेन पहले थी, बाद में 2 और आई, ठीक है। 11 वुमेन ने साइन किया था, याद रखिएगा। अब क्या, इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 299 मेंबर्स जो टोटल थे, उसमें 284 वेर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन डेट एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 284। एट दैट टाइम इट कंटेन द प्रेम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। याद रखना कि प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल था, ठीक है, याद रखना आपको। The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted to align with the philosophy of the constitution. Some provision of the constitution came into force on 26 November. Like क्या क्या, citizenship, election, provisional parliament, temporary and transitional provision and short titles. ये याद रखिए, पूछेगा आपसे बीच ऑफ द फॉलोइंग करके 1 2 1 2 3। सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल्स, ठीक है। 5 6 7 8 9 60 324 366 367 379 380 388 391 392 393। अब क्या है, मेजर पार्ट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। क्या था, क्यों बनाते इसे? पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी 1930 को बनाया गया आफ्टर लाहौर सेशन इन दिसंबर 1929। द इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 विथ ऑल इट्स इनैक्टमेंट्स वे आर रिपील्ड, इसे रिपील कर दिया गया। द एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949 कंटिन्यूड, एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल कंटिन्यू किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कहाँ से क्या इसमें लिया गया सोर्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम, गवर्नर्स ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म एंड प्रेरोगेटिव रिट्स। जिस इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताता हूँ, कनाडा का इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया का है कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग किस में होता है बताइए, आर्टिकल कौन सा है, आपको कमेंट करना है, आर्टिकल, ठीक है। फिर आपका है फ्रेंच से रिपब्लिक, ये तो पता है फ्रेंच का आपको, जापान से तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मैं क्या करूँगा ना, इसका पीडीएफ डाल दूंगा, जब तक आप ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तब तक आपका पीडीएफ ग्रुप में पहुँच जाएगा। तो ये वीडियो जब तक आपका कंप्लीट होगा यूट्यूब पे, तब तक पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसका मैं गारंटी देता हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट्स बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का। पहला क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये सबको याद होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे 4A और फिर 5 और फिर 6 ऐसे करके। 4A क्या आया था, 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर क्या है, 7 में क्या है, द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि रिपील हो चुका है, ठीक है। 8 में यूनियन टेरिटरी, 9 पंचायत, 9A म्यूनिसिपैलिटीज, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या है 13 में। 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, 14 में है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, 14A में ट्राइब्यूनल्स, 15 इलेक्शन, 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, 19 मिसलेनियस, 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना आपको 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस, ये जो आपका शुरू में आ गया था 26 नवंबर को। 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटी टेक्स्ट इन हिंदी रिपील्स, ठीक है, ये रिपील हो चुका है, ठीक है। नहीं, इसमें आपका वो पार्ट्स आता है जो रिपील हुआ, उसका चर्चा यहाँ पे आता है, सॉरी रिपील नहीं हुआ, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटी टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स जो रिपील हुआ उसमें डाला जाता है, ठीक है 22। अब देखिए इसमें शेड्यूल्स पे आते हैं, शेड्यूल से ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, जैसे आपने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम भी सुना होगा, इसमें ट्रिक है, तो आप अपना ट्रिक देख लीजिएगा। ऐसे मैं पीडीएफ डालूंगा तो 2-3 बार पढ़ी याद हो जाएगा, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, यहाँ पे आपका टेरिटरी की बात होती है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में इमलमेंट्स अलाउंसेस, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में ओथ और रिफॉर्मेशंस, फोर्थ में राज्यसभा का बात होता है, ठीक है। फिफ्थ में शेड्यूल एरिया, सिक्स्थ में ट्राइबल एरिया, 5th 6th याद रखिए, मैं बताऊंगा 5th 6th में डिफरेंस क्या आगे। 7th में बात होता है 3 लिस्ट का, कि कैसे पावर डिवाइड, मतलब कि इसमें सब्जेक्ट्स कैसे डिवाइड होते हैं जिसपे लॉ बनाना। 8th में लैंग्वेज है, पता है 22 लैंग्वेज है। 9th में क्या है, 9th आपको पता है कि ऐसे चीज़ों को डाला जाता था जिसपे कि कोई जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए, अगर उसमें डाल दिया तो आप इसे फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। यह एक और फैक्ट है कि उड़िया वाज नेम्ड एज ओडिया बाय 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, सीधा पूछ देगा बीपीएससी, समझे कि 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ। आपको लगेगा कितना ऐसा क्यों पूछ रहा है डायरेक्ट 96 97 ऐसा, लेकिन नहीं, वो कुछ भी ऐसे नहीं पूछता, 8th शेड्यूल में था इसलिए पूछा, आपको पता होना चाहिए अब उड़िया से उड़िया हुआ था, ठीक है। अब देखिए 10th शेड्यूल क्या आपको पता है, एंटी डिफेक्शन,
11 शेड्यूल क्या है आपका, ये एंटी डिफेक्शन किससे है, 52nd अमेंडमेंट से है, ये भी याद करिए। ये 11 शेड्यूल क्या है आपका, 11 शेड्यूल में क्या होगा, 11 शेड्यूल में है 73rd जो आपका ये पंचायती राज है, एंड 74th जो कि म्यूनिसिपैलिटी है, 29 इसमें फंक्शनल आइटम, 18 इसमें, ठीक है आप समझ गए। 243G इसमें बात करता है, 243W ये बात करता है। 243G मैंने पढ़ाया बहुत बार, 243W मैंने नहीं बोला था, 243W याद रखिएगा। मैं PDF शेयर कर दूंगा, 2-3 बार से पढ़ लीजिए, वीडियो को अच्छे से आराम से देख लीजिए 2 बार, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, जो बहुत सारे सवाल आते हैं इससे, हर बार पूछ रहा है, तो इसमें समझिए फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, 5 है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। 7th कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन दियर्स स्टेट्स, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा। इससे क्या बोले कि जो अपोजिशन है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के बराबर होते हैं और चीफ मिनिस्टर्स के लगभग होता है उनका प्रेसिडेंट्स में। 7 है होल्डर्स ऑफ भारत रत्न, एम्बेसडर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड क्या है प्लेनिपोटेंशियरी एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज एक्रेडिटेड टू इंडिया, जो कि बाहर से जो आते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री से इंडिया। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, समझ गया। 9 है जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 9 है चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CAG। 10th है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन, सब डिप्टी वाले 10 पे आते हैं। 11 क्या है अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स विद इन दियर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की। मैं ऐसे ऐसे बस टॉपिक्स ना फोटो में स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ जो आपका सीधा एग्जाम पूछा जाएगा। आपका भी लग रहा हो कि यार याद कैसे रहेगा, अगर आप इतना कर लेते हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपके पॉलिटी के मार्क्स बहुत कम चांस है कटने के। जो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, अगर ये तो आता था नहीं आता था, बस ये आप कर लो, ठीक है। आपके बहुत ही कम चांस है कि आपके मार्क्स कटेंगे। मैं पूरा PDF शेयर कर दूँगा ग्रुप में, आप पढ़ लेना 2-3 बार, पहले वीडियो 2 बार देख लो। सिंपल मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल रिसेंटली द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस वाज इंक्रीज फ्रॉम 31 to 34 बाय द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं कंसीडर होता है, समझ गए आप। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, हाँ ये बहुत अच्छा है कि आर्टिकल 368 के अंदर कंसीडर होता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, सिंपल मेजॉरिटी से जो चीज़ें पास करते हैं, तो नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रहा, आप समझ रहे हैं बात को। मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस रिगार्डलेस ऑफ वैकेंसीज और एब्सेंट मेंबर्स, मानिए टोटल मेंबरशिप अभी कितना है 543 है मान लीजिए अभी, ठीक है। 545 - 2 एंग्लो इंडियंस वाले, तो 543 है। तो उसमें से जब आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का बात होगा तो बात होगी कितना आपका 543/2 कितना हो जाएगा आपका 271 + 1 272, ठीक है। 272 मतलब नहीं है कितना वैकेंट है कितने नहीं है, वैकेंसी कितनी एब्सेंट कितने नहीं, 272 मतलब 272। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या, मेजॉरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। मानिए इसमें 10 जगहों पे बाई इलेक्शन होना है क्योंकि डेथ और रिजाइन हो चुका है जो MPs हैं उनके, तो कितना हो गया 533। तो इस तरीके से यहाँ 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 267, ठीक है 267। ये होगा आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब क्या स्पेशल एक काम कब आता है, रिमूवल ऑफ चेयर ऑफ हाउस में। स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजॉरिटी अंदर आर्टिकल 368, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप irrespective of the vacancies absentees and by a majority of not less than 2/3 of members present and voting। क्या था 103rd amendment to provide 10% रिजर्वेशन टू EWS। ये सब चीज़ याद रखना आपको कि 368 में क्या है 249 के अंदर क्या है। स्पेशल मेजॉरिटी अंदर आर्टिकल 61 एक हो गया प्रेसिडेंट वाला हो गया, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब जितना टोटल मेंबरशिप है ना इरिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज एंड एब्सेंटीज उसके 2/3 चाहिए, किसके लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, ठीक है, इम्पीचमेंट के लिए, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, इसमें क्या होता है रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर बाय ए सिंपल मेजॉरिटी, समझ गए। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए अब प्लस हाफ ऑफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। इफ वन और सम और ऑल द रिमेनिंग स्टेट टेक नो एक्शन ऑन द बिल इट डज नॉट मैटर, द मूवमेंट हाफ ऑफ द स्टेट्स गिव देयर कंसेंट द फॉर्मेलिटी इज कंप्लीटेड, देयर इज नो टाइम लिमिट बिटवीन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल। ये क्या था 101st अमेंडमेंट रिलेटेड टू GST, समझ गए। अब देखिए इसमें आप लोग बोल रहे थे अमेंडमेंट्स लाने के लिए, मैं फर्स्ट से लेकर अभी तक जितने लगभग हुए मैं ले आया हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 क्या है, एम्पावर द स्टेट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस।
ये क्या था आपका, जवाहरलाल नेहरू ने इसमें 9 शेड्यूल भी ऐड किया था, ताकि इसमें ये आपका जो लैंड रिफॉर्म वाला है ना वो डाल दिया जाए, जिससे कि लैंड रिफॉर्म अच्छा हो और फिर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स था उसमें, राइट ऑफ प्रॉपर्टी था उस समय। इसमें क्या था, 3 मोर ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 91 वेर एडेड। कौन कौन, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये चीज़ आपको याद रखना है, पूछेगा ना तो बहुत बहुत मुश्किल लगेगा लोगों को, लेकिन आपको पता है ये सब चीज़ें, बस PDF पढ़ना है, याद हो जाएगा। 7th फिर क्या था, एक्सटेंडेड द जुडिक्शम हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये याद करना। एवोल्यूशन, ये आपका ये इससे रिलेटेड है, स्टेट जो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था। एवोल्यूशन ऑफ क्लास ABC एंड D स्टेट्स एंड रिकॉग्नाइज देम इनटू 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी। हाई कोर्ट को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए बनाया गया। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेज ऑफ हाई कोर्ट इसमें डाला गया। आर्टिकल 153 प्रोवाइडेड देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है, इसी में डाला गया। 9th में क्या था, एडजस्टमेंट टू यूनियन टेरिटरी एज ए रिजल्ट ऑफ इंडो पाक एग्रीमेंट 1958 विद पाकिस्तान। सेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ बेरूबारी केस आप पढ़े होंगे, बेरूबारी ऑफ वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। कुछ गांव दिया गया था, कुछ गांव लिया गया, इंडिया में आया था। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 14th में क्या हुआ, इनकॉर्पोरेटेड पुडुचेरी इन इंडियन यूनियन। डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन, समझ रहे आप कि किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, तो 14 से आया। प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट अथॉरिटी टू लिमिट फ्री स्पीच एंड असेंबलीज फॉर नेशनल यूनिटी एंड सेफ्टी, रिक्वायर्ड ओथ्स ऑफ ऑफिस टू इंक्लूड कमिटमेंट्स टू इंडिया यूनिटी। 24th एफर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये आपका जो माहौल है वो बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, आपका इमरजेंसी के लिए। 25th में क्या था, लिमिटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्टेड लॉज अंडर आर्टिकल 39B और C फ्रॉम चैलेंजेज बेस्ड ऑन आर्टिकल 14, 19, 31। ऐसा कहा गया था कि अगर इसमें कुछ चेंज, इसको अगर इम्प्लीमेंट सरकार करती है 39B और C को, तो आपका आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो रहा है, इस बात के लिए कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। ये चीज़ था, लिमिटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्टेड लॉज अंडर आर्टिकल 39B और C फ्रॉम चैलेंजर बेस्ड ऑन आर्टिकल। अगर 39B और C को इम्प्लीमेंट सरकार करती है तो इस बात के लिए नहीं चैलेंज किया जा सकता कि आपका 14, 19 और 31 खतरे में आ गया, समझ गया। 26 क्या था, एबोलिश द प्रीवी पार्ट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द फॉर्मर रूलर्स। 35th टर्मिनेटेड द प्रोटेक्टरेट स्टेटस ऑफ सिक्किम, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इसमें BPSC पूछ चुका है, तो 1974 में 35th एंड इसे एसोसिएट स्टेट बनाया गया। 10th शेड्यूल वाज एडेड लेइंग डाउन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सिक्किम। मैं क्वेश्चन हर वीडियो में पूछता हूँ पॉलिटी का कि 10th शेड्यूल तो अभी तो आपको पता है कि आपका अभी क्या, अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि अभी 10th शेड्यूल में क्या होता है, MP को कैसे आप हटा सकते हैं, स्पीकर कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले 10th शेड्यूल में कुछ था, वो था सिक्किम के बारे में, अब से याद रखिए। 36 क्या था, मेड सिक्किम में फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड ओमिटेड द 10th शेड्यूल। ये आपको याद रखना है कि फुल फ्लेज स्टेट बना 36 से, बहुत अच्छा, 1975, और इसे स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट बना 35th से 74। ये याद रखना आपको, 35th, 36, 74, 75। 39 से क्या हुआ, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ इंडियन कोर्ट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। क्या है, 39th में इस पे आई थिंक सवाल आया था, अभी किसी BPSC में आया था, हाँ, कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का जो है इलेक्शन उसका स्क्रूटनी से दूर किया गया था, तो यह था 39th। अब देखिए 42nd, आपको पता है सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल आया था, कौन कौन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39 क्या है, 39F है, ठीक है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39A, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A। DPSP, established DPSP as superior to fundamental rights, elects delayed delimitation of constitution until the 2001 सेंसस, और फिर इसे आगे बढ़ाकर कर दिया गया 2026, ठीक है। Parliament President was obligated to follow the Cabinet's advice unrestricted amendment powers. Judiciary limited Supreme Court's review powers. Amendments became immune to challenges. फेडरलिज्म में क्या था, शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, जो पॉलिटी का मैंने PYQ कराया था, क्या क्या, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इमरजेंसी में क्या था, अलॉट लोकलाइज इमरजेंसी एक्सटेंडेड प्रेसिडेंट्स रूल्स टू 1 ईयर।
43rd में क्या हुआ, रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट एंड मोर ओवर नाउ द हाई कोर्ट इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दस दे शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ये भी पूछता है क्या सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर सकता है, तो हाँ कर सकता है आपका हाई कोर्ट इसके हिसाब से। 44th में क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो इमरजेंसी के लिए था उसे आर्म रिबेलियन में बदल दिया गया, ठीक है। और रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट का। डिलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल मेडिटम लीगल राइट, ठीक है। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए 52nd में क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट इलेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यही था 10th शेड्यूल। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया, स्टेट एंड एंटी डिफेक्शन लॉज बाय रिमूविंग एक्सेप्शंस फॉर स्प्लिट्स, ठीक है। इसे और स्ट्रॉन्ग किया गया, याद रखिएगा। 61st में क्या हुआ, वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया, याद रखिए 61 से हुआ था कम। 69 में क्या हुआ, अभी एक न्यूज होगा, कौन सा देश है जहाँ पे वोटिंग एज 18 से 16 कर दिया गया, चलिए आप कमेंट करिएगा, अच्छे से नहीं है गूगल करिएगा, हो सकता है बीपीएससी में आए करंट अफेयर में। 69 क्या, अकॉर्डेड है स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय डिजिग्नेटेड एज एन एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड क्रिएशन ऑफ ए 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए इसमें एक चीज़ अच्छा चीज़ बताता हूँ मैं, 91st अमेंडमेंट क्या बोलता है कि 15% होना चाहिए मिनिस्टर्स जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन यहाँ पे 7, इसमें 10% किया गया था, किससे, 69 से, ये याद रखिएगा 1991। 73rd क्या है, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द पंचायती राज, आपको पता है 29, 11th शेड्यूल 29। 74th में क्या है, 18, 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज। 84th क्या था, एक्सटेंडेड द बैन ऑन द रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन द लोकसभा for 20 and the state legislative assemblies for another 25 years, that is 2026 मैंने बताया। 86 क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट 21A में सब्जेक्ट 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एंड नया फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। 89 में बाइफर्केटेड द erstwhile combined नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनटू द 2 सेपरेट बॉडीज, नेमली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 338A, ठीक है। 97th क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट 19 के अंदर, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाया गया प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इंटाइटल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 99th क्या था, एनजैक आया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इन 2015 ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय 4-1 मेजॉरिटी upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional, याद रखना आपको। रिलेटेड टू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 101 सबको पता है जीएसटी था 1 जुलाई 2017 से। 102nd क्या था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है 338B में। अब 338 था एससी के लिए, 338A था एसटी के लिए, 338B हुआ बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 103rd क्या था, ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है 10% रिजर्वेशन। 104th क्या था, एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली अंटिल 2030 एंड डिसकंटिन्यूड स्पेशल एंग्लो इंडियन, ये 2 बार पूछा, 78 बीपीएससी में 2 बार पूछा सेम ही पेपर में, याद रखिए 104th वाला। 105th क्या है, एक्सटेंडेड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कंसल्टिंग द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विथ रिगार्ड टू क्या एग्जेम्प्टेड, देखिए स्टेट गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट करता है कि आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से कंसल्ट नहीं करना है प्रिपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ लोकली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर देयर ओन पर्पस। अगर अपने स्टेट में आपको लिस्ट बनाना है सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप NCBC से जाकर बात करें, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस से एग्जेम्प्ट किया गया स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा धरना वगैरह भी हुआ था, इसमें बोला गया था नहीं आपको पहले परमिशन लेना होगा, फिर सरकार ने अपना स्टैंड चेंज किया और बोला ठीक है कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। 106 क्या है, इट रिजर्व्स 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग दोज रिजर्व फॉर SCs एंड STs। 1/3 वुमेन का बात किया गया जो कि 2026 के बाद लागू किया जाएगा, ऐसा कहा गया। अब देखिए, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल। सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया पूछा जाता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स मैंने क्या बताया था, वीडियो में SSSDR याद रखिए। सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बस पूछा भी है आपसे क्वेश्चन कि बताइए इसमें कौन पहले आएगा, सॉवरेन पहले आएगा सोशलिस्ट पहले आएगा, ऐसे तो याद रखना सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, डेट ऑफ एडॉप्शन 26 नवंबर 1949, फिलॉसफी गांधीयन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ लोगों ने जो कहा है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या पलखी वाला ने बोला, डायरेक्ट पूछ सकता है। हॉरोस्कोप किसने बोला, के मुंशी ने। की नोट किसने बोला, अर्नेस्ट बारकर ने। गाइडिंग लाइट किसने बोला, जस्टिस सिकरी, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस में बोला था गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जस्टिस सिकरी ने। अब देखिए इसमें डिफरेंस बिटवीन पावर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये क्या क्या है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। सीट 70, 33, 90, यही पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल 114 है, जिसमें 24 पीओ को क्या है, जो भी पाकिस्तान अधिकृत है, ठीक है, पाकिस्तान के पास है। टोटल सीट्स 114, इंडिया के पास 90। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर 7 यहाँ हो सकते हैं, यहाँ पे 6 ही हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 9 हो सकते हैं। इसमें भी समझ रहे हैं ना, 10% आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो है वो नहीं है इसके पास, मतलब दिल्ली के पास नहीं है, ठीक है। इसमें सब कुछ है। कश्मीर में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है कश्मीर के बाद। ये अच्छा सवाल बनता है, ठीक है, यूपीएससी में भी बनता है, यूपीपीएससी में बनता है, बीपीएससी में बनता है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी एंड एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है इसके पास, ठीक है। बाकी तो सेम ही, कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा। कंपेरिजन बिटवीन सिटीजन एंड एलियंस क्या था, मैंने बताया 15, 16, 19, 29, 30 वाला जो है कि एलियंस को नहीं मिलता है। और एक और चीज़, इनेमी एलियंस को आर्टिकल 22 भी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इनेमी एलियंस आर्टिकल 22 भी नहीं है। देखिए सिटीजन एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप में बता रहा हूँ क्या क्या है, बाई बर्थ, ठीक है, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, ये सब बस आपको नाम याद रखना है। बाई नेचुरलाइजेशन, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। लॉस किससे है, रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, डिप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप। देखिए रिनंसिएशन मतलब क्या, आप छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए सिटीजनशिप। टर्मिनेशन मतलब क्या हुआ कि आप किसी दूसरे का सिटीजनशिप लेते, इंडिया में 1 सिटीजनशिप चलता है, आप किसी दूसरे का सिटीजन बनेंगे तुरंत ही आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और डिप्रीवेशन मतलब हुआ कि इसमें क्या है कि आपने जो सिटीजनशिप लिया रजिस्ट्रेशन या किसी तरीके से, और वो आपने फ्रॉड दिखाया उसमें, तो डिप्रीवेशन हो जाएगा। रिनंसिएशन छोड़ दिया, टर्मिनेशन किसी और देश का ले लिया, और डिप्रीवेशन क्या, आपने फ्रॉड से सिटीजनशिप लिया है या डिसलॉयल्टी दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, तब ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वलिटी पता 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, राइट टू प्रॉपर्टी 31 जो कि डिलीट हो गया, डिलीटेड, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज 32। The 44th Amendment Act removed the right to property from the list of fundamental rights. It has been reclassified as a legal and constitutional right under Article 300A. ये पूछा जाता है बार बार, कौन सा पार्ट, 12, ठीक है। अब क्या हो गया, 6 हो गया। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल क्या क्या है, ओनली टू सिटीजन नॉट टू फॉरेन 15, 16, 19, 29, 30, बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट इनेमी एलियंस 14 और फिर 20 से 28। इनेमी एलियंस को क्या नहीं है, 22 नहीं है, समझ गया, ठीक। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे क्या क्या बोला, जैसे क्वेश्चन आया था ना 69 आई थिंक 68 में, यहाँ से आया था, देखिए बता रहा हूँ कहाँ पे था, हाँ। राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग किसके अंदर आता है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं, जेंडर आइडेंटिटी, राइट टू रिप्लाई, राइट टू पोस्ट इन्फॉर्मेशन, राइट टू फिल्म मेकिंग, राइट टू एक्सेस इंटरनेट, सब आता है 19 में। राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू, राइट ऑफ द प्रेस, राइट ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, ये भी प्रेस भी आ चुका। राइट अगेंस्ट बंद, ठीक है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी, जैसे अभी जब बिहार बंद हुआ था, राइट अगेंस्ट बंद कॉल पॉलिटिकल पार्टी, तो आपका राइट था कि आप बंद के अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत लोग गए भी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया उनका और उन्हें दिक्कत भी आई बहुत ज़्यादा। तो राइट एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू ए डिसेंट इन्वायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, ये ऐड किया गया 21A में। राइट टू फ्री लीगल एड, सोलिटरी, राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू रेपुटेशन इन्फॉर्मेशन, रोड, पब्लिक, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट अगेंस्ट वार फेटर्स, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू स्लीप, राइट टू फ्रीडम नॉइज पॉल्यूशन। जैसे अभी होता है ना कि आपके बगल में गाने बजते रहते हैं, तो आप इसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू डिसेंट ब्यूरियल, ठीक है। ये पूछा था यूपीएससी ने, आई थिंक 19 में हूँ, तो 19 में पूछा था। राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस वाला, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये भी है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। देखिए पहला है सोशलिस्ट, इसमें क्या सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे बात होगा। 38 पढ़ते हैं, प्रमोट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मिनिमाइज इनकम एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इनइक्वलिटीज, ठीक है। 44 अमेंडमेंट में ये लाया गया था, ठीक है। 39 में क्या है, स्टेट पॉलिसीज टू इंश्योर, इसमें आपको बस याद रखना है कि 38 क्या है और पूछा जाएगा किस अमेंडमेंट से इसमें चेंज किया गया था 44, जो कि नहीं पूछा जाएगा मेरे साथ, कभी नहीं पूछा जाएगा। 39 क्या है, लाइवलीहुड की बात करता है, रिसोर्सेज की बात करता है, वेल्थ कंसंट्रेशन की बात करता है, प्रिवेंट करने का वेल्थ कंसंट्रेशन को, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये याद रखिए, ये पूछता है कि ये पूछ चुका बीपीएससी कि ये है कि नहीं डीपीएसपी में। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन, चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि 42 अमेंडमेंट से 39A डाला गया था, ठीक है।
अब देखिए 39A क्या है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, 42 से डाला गया। आर्टिकल 41 क्या है, इंश्योर राइट टू वर्क एजुकेशन, ह्यूमन वर्क कंडीशन 42, 43 लिविंग वेजेज, 43A वर्कर पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री मैनेजमेंट 42 से आया। 47 क्या है, इंप्रूव न्यूट्रिशन लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ। अब गांधीयन क्या क्या है, गांधीयन आइडियोलॉजी पे क्या है, प्रोग्राम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन जो है क्या है, विलेज पंचायत 40, ठीक है, 73 से आया, 73 में इसे अप्लाई किया गया। 43 क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। 43B क्या है, कोऑपरेटिव के बारे में, 97th अमेंडमेंट 2011 याद रखिए। 46 क्या है, प्रोटेक्ट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। 47 बैन इंटॉक्सिक एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन, इसी को बिहार यूज करके शराबबंदी यहाँ हुई, ठीक है, याद रखिए। प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, यही चीज़ यूज यूपी कर रहा था स्लॉटर ऑफ काउज रोकने के लिए, इसी आर्टिकल से। लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या, टू रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, मतलब लिबरलिज्म मतलब मॉडर्निज्म की बात करता है, जैसे ये जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और फिर शाहबानो केस में हाईलाइटेड द नीड टू रिजॉल्व कंफ्लिक्टिंग लीगल लॉयल्टीज, इंश्योर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रमोट मॉडर्न एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री 48A में क्या है, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात होता है, जो कि 42 से आया था। 49 सेफगार्ड हिस्टोरिक मोनूमेंट्स। 50 बहुत पूछता है, 50 क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज। अब देखिए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से आया। 42 ने ऐड किया 39F, 39A, एफ क्या था, चिल्ड्रन का, 39A लीगल एड। 43A क्या था, 48A क्या था, ये आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। 43A और 48A अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ऊपर बताया, ठीक है। इसमें PDF भी दे दूंगा, लेकिन PDF पढ़ने से पहले आप इसे कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 44 में क्या था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 38 का टू मिनिमाइज इन इक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, मैंने ऊपर बताया आपको। 44 जो मैंने पूछेगा नहीं पूछता है। 86 से आया, आपको पता है, एडेड आर्टिकल 45 अमेंडमेंट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 35 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन मेड एज फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A। 97 क्या है, कोऑपरेटिव वाला होगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B में, ये आपको याद रखना है। अब क्या है, देखिए डायरेक्टिव आउटसाइड पार्ट 4, डायरेक्टिव जो स्टेट्स को है पार्ट 4 के बियॉन्ड 335 में है, अंडर पार्ट 16 क्लेम्स ऑफ ST ST टू सर्विसेज। 350A अंडर पार्ट 17 इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, ठीक है। आर्टिकल 351 अंडर पार्ट 17 ही है, ये भी डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये पूछ सकता है। आर्टिकल 351 है हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड, 350A है मदर टंग से रिलेटेड, ठीक है। आगे चलिए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज पे बात करते हैं, ठीक है। इट्स शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या है, रिस्पेक्ट एवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग, ये है। देखिए इसमें आपको डायरेक्ट पूछेगा ना, 5 दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो आप इसमें समझना ना कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे नहीं करने से ना मुझे सज़ा मिल सकती है, पनिश किया जा सकता है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। और जिसमें कुछ नहीं हो सकता, नहीं मानने पर भी वही फंडामेंटल ड्यूटीज है अभी देश में, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं दे दूंगा PDF, आप इसे पढ़ लेना। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, कमिटीज ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। पहला क्या, सरकारिया कमीशन 1983, पंची कमीशन, ये आपसे ईयर पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। पंची कमीशन 2007, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1996 एंड 2005। स्टेट ने बनाया था राजमन्नार कमेटी 1969 में तमिलनाडु, एंड अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 अकाली दल ने बनाया था, याद रखिए। इंटर स्टेट रिलेशन क्या है, आर्टिकल 261 पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। 263 इंटर स्टेट काउंसिल्स। 301 to 307 इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। आप लोगों ने बोला था कि आप सारे आर्टिकल्स ले, मैं सब कुछ ले आऊँ, इससे बाहर नहीं आना है कभी क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है आपका, क्विक कंपेरिजन बिटवीन 3 इमरजेंसीज। इमरजेंसी की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, 44 से आर्म रिबेलियन कर दिया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर। इफ ए स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, ये 365 के अंदर प्रेसिडेंट रूल तब भी लगाया जा सकता है। यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। कैबिनेट रोल क्या है, रिक्वायर्स रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, इसमें कुछ नहीं है। अप्रूवल विद इन 1 मंथ, समझ गए ना। अप्रूवल विद इन 2 मंथ्स सर्वाइव्स इफ लोकसभा डिजॉल्व्स, ठीक है। अप्रूवल विद इन 2 मंथ्स, ये भी आपका 2 मंथ में। और इसके ये आपका है कि मतलब कि पार्लियामेंट से अप्रूवल कितना चाहिए, 1 महीने के अंदर। अप्रूवल विद इन 2 मंथ्स इफ लोकसभा डिजॉल्व्स, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड, इसमें सिंपल मेजोरिटी। ड्यूरेशन क्या है, इंडेफिनिट है, एक्सटेंडेड एवरी 6 मंथ, इनिशियली 6 मंथ, एक्सटेंडेड अप टू 3 years विथ अप्रूवल एवरी 6 मंथ। याद रखिए 3 मंथ तक ही हो सकता है, इनडेफिनिट, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू,
जुडिशल रिव्यू रिस्टोर्ड बाय 44th होगा, इम्यूनिटी टू जुडिशल रिव्यू रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट। ठीक, अब है सब में जुडिशल रिव्यू। ठीक है, रिवोकेशन क्या है, प्रेसिडेंट कैन रिवोक विदाउट अप्रूवल, लोकसभा कैन डिसअप्रूव, कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें क्या प्रेसिडेंट कैन रिवोक विदाउट अप्रूवल। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन रिवोक पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, इसमें क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, ये 62 में, 71 में, 65 में लगा, 62 में ही 1965 का जो वॉर हुआ था इसी में इंक्लूडेड हो गया था। फर्स्ट इम्पोज किया गया पंजाब में 1951 में। ठीक है, नेवर डिक्लेयर हुआ, कभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए इम्पैक्ट ऑन गवर्नर, सेंटर एज्यूम्स पावर्स, पार्लियामेंट्री गेन्स ओवर राइडिंग पावर्स। ठीक है, ये तो चलिए इसका कोई मतलब नहीं। मेन सवाल किससे आएगा, देखिए इसमें कहाँ कहाँ सवाल है आपका, 3 ईयर्स वाला सवाल है। जैसे इसमें देखिए प्रेसिडेंट कैन रिवोक कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, आई थिंक हाँ चाहिए होता होगा, कंफर्म करना आप एक बार कमेंट्स में। ठीक है, मेरे हिसाब से तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ ये देखिए, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना आर द ओनली स्टेट्स वेयर द प्रेसिडेंट रूल हैज़ नेवर बीन इम्पोज सो फार। समझ रहे हो आप। अब देखिए इसमें क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच डिफरेंस में, इसमें जो जो चीज़ें वो मैं बताऊंगा। देखिए अब कहाँ कहाँ जरूरी है, देखिए आर्टिकल 52 to 78, 153 से 167, पार्ट 5 पार्ट 6। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजनी नायडू, और इसमें क्या क्या जो जरूरी है आपको जानने के लिए। हाँ देखिए रिमूवल कैसे होता है, देखिए फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नो स्पेसिफिक ग्राउंड। ठीक है, आपको याद है, नो स्पेसिफिक ग्राउंड, नॉट जस्टिसिएबल। ठीक है, ये क्या है, इनिशिएटेड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ अदर हाउस विथ 40 दिन नोटिस, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस नीडेड इन बोथ हाउसेस। अब समझिए कैसे, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर से, मतलब 543 है, इसका 2/3 चाहिए दोनों हाउस में, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये बहुत आसानी से हटा दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव। मानिए बिहार में 243 लोग इलेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें टोटल पॉपुलेशन क्या है अभी 10, 40, 99, 452 डिवाइड करेंगे 243 से इंटू 1/1000, ये जो आएगा यहाँ से मानिए इसे कटा तो 10, 40, 99 बाई 243 इतने वोट होंगे पर एमएलए। ठीक है, अब एमपीएच का क्या, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, मानिए बिहार के 243, कहीं के और जैसे कि हिमाचल प्रदेश के 68, मणिपुर के 60, अरुणाचल प्रदेश के 60, मिजोरम के 60, ऐसे करके सबको मिला करके जितना वोट आएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों का बात हो रहा है, इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट मतलब क्या क्या है, राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये टोटल होंगे, डिवाइड करके ईच एमपी का वोट हो जाएगा। समझ में होंगे, अब क्लियर हो गया होगा। ए कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड, इन्हें क्या टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय 2 + 1, हाफ से ज़्यादा चाहिए। ठीक, अब क्या डिस्प्यूट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 71 आर्टिकल में डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेयर नॉट इनवैलिड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। क्या है, इफ द असेंबली डिजॉल्व मेंबर्स सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट, सो द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ये पूछ सकता है स्टेटमेंट कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट है तो क्या उसके लिए चैलेंज किया जा सकता है इस वोटिंग प्रोसेस को, तो नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। एक चीज़ और, ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, टू काउज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, यहाँ में लिख देता हूँ, देखिए क्या क्या है, फाइनेंस कमीशन, उसके बाद आपका और होगा CAG और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसको ये इनका ड्यूटी है टू काउज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखिए ये बीटो के ये एब्सोल्यूट बीटो क्या होता है, एब्सोल्यूट बीटो, सस्पेंसिव बीटो, पॉकेट बीटो, क्वालिफाइड बीटो, ये आपसे नहीं पूछेगा, को नहीं ध्यान देना। हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, ऐसे चीफ मिनिस्टर कौन थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, ना पूछ सकता है, नाम बस याद रखिए, मोरारजी देसाई कहाँ से, बॉम्बे से, चरण सिंह उत्तर प्रदेश से, VP सिंह उत्तर प्रदेश से, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से, SD देवगौड़ा कर्नाटका से एंड नरेंद्र मोदी गुजरात से, याद रखना आपको। ठीक है, अब देखिए यूनियन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पोर्टफोलियो सिस्टम कौन लाए, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अब इसी को क्या है, इसी से आया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो शुरुआत हुआ है यहाँ से। इट इज नॉट नोन एब्रीवेशन एड्स एंड एडवाइजर द प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट रिकंसिडरेशन बट बाइंडिंग एडवाइस फॉलोज। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो 74 आर्टिकल्स के अंदर कि प्रेसिडेंट को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलना है। ठीक है, आप रिकंसिडर करने के लिए किसी बिल को बोल सकते हैं, लेकिन अगर फिर से वो आता है तो फिर आपको उसको पास करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है,
स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइजेज द गवर्नर 163 में स्टेट के लिए, 91 में क्या बोला मैंने 15% के लिए, ठीक है। इसमें क्या द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द इंक्लूडिंग द सीएम इन स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। ये भी सवाल बनेगा कि कम से कम कितना होना चाहिए, इंक्लूडिंग सीएम 12 होना चाहिए, जो कि आपका कहाँ कहाँ नहीं है, आपका ये पुडुचेरी, दिल्ली और कश्मीर, इसमें ये एक्सेप्शन, मतलब इसके लिए अलग एक्ट्स हैं, इसमें 12 वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 88 क्या बोलता है, एवरी मिनिस्टर है राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस बट कैन ओनली वोट वेयर ही इज ए मेंबर। 177 क्या बोलता है, ए मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द स्टेट है द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस, वोट लेकिन वो जहाँ मेंबर है वहीं कर सकते हैं। पर्सन नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम मिनिस्टर मैक्सिमम फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स। यही सब सवाल आते हैं, समझे आप, PYQ देखिए यही सब आता है। अब देखिए लोकसभा वर्सेस राज्यसभा में बात करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है 250 टोटल, ठीक है। 238 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड, अभी 245 चल रहा है। 550 टोटल, 530 इलेक्टेड एंड 20 इलेक्टेड फ्रॉम 530 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, 20 इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या 245, 225 फ्रॉम स्टेट्स, 8 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी एंड 12 नॉमिनेटेड। याद रखिए 225 + 8 + 12, अभी 543 है, 524 फ्रॉम स्टेट्स, 19 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, ऐसे याद रखना है, ठीक। एंग्लो इंडियन नहीं है, ये 104 से हटा दिया गया, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। नो एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन द 17th लोकसभा, याद रखिए 17th लोकसभा में कोई नहीं। सीट एलोकेशन क्या है, 4th शेड्यूल में लगा हुआ है, राज्यसभा जो बात करता है, रिप्रेजेंटेशन ओनली फॉर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। देखिए एक चीज़ और जानिए, राज्यसभा में मेंबर्स कौन चुनते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले चुनते हैं। अब जिस यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है, वो राज्यसभा मेंबर कैसे भेजेगा। किस किस जगह पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। जम्मू का अभी इलेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इस तरीके से आप याद रखिए, याद करने की जरूरत नहीं, आपको इतना मतलब कॉमन सेंस से बनाना। स्टेट रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड बाय MLA थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड, पता ही आपको ये तो लोकसभा में। और 6 साल होता है, ऐसा नहीं, नॉट ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, नॉर्मल टर्म 5 ईयर्स, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 30 ईयर्स चाहिए, 25 ईयर्स चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और तो कुछ नहीं है इसमें पढ़ने लायक, नहीं। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज एनी पोजीशन डेट ऑफर्स ए सैलरी, बेनिफिट्स और फाइनेंशियल गेन। दिस कंसेप्ट प्रिवेंट्स लेजिस्लेचर्स फ्रॉम होल्डिंग रोल्स डेट कुड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अभी झारखंड में केस मुझे याद आ रहा है, इसी का केस चल रहा था कि आप एज ए मिनिस्टर होते हुए, एज ए CM होते हुए आप किसी माइनिंग में कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। माइनिंग का कुछ मैटर था, इसमें कोई पोस्ट था, मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ पोस्ट था, तो आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, वरना फिर तो आप क्या करेंगे, आपको मतलब आप अनड्यू बेनिफिट लेंगे इस चीज़ से, समझ रहे। यही चीज़ जया बच्चन जो केस है इसी में है, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो सैलरी नहीं लेती, लेकिन बोला गया था कि बेनिफिट सिर्फ मॉनिटरी नहीं हो सकता, और भी तरह का बेनिफिट हो सकता है, जो कि आप उसके पोस्ट के रहने के कारण हो सकता है। तो ये सब केसेस आप याद रखिए, ठीक है। और इसमें देखिए द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपियर्स इन आर्टिकल 102(1)A, यही पूछा था 70th में, एंड 191(1)A। अगर ये दोबारा पूछ दे तो दिक्कत नहीं, 191(1)A, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बस इसमें देखिए पहले होता है क्वेश्चन R, 0R, ये सब चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। ये 0R जो है वो मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन टाइप्स आर कलर कोडेड, स्टार्ट ग्रीन, अनस्टार्ट वाइट, शॉर्ट नोटिस लाइट पिंक, प्राइवेट मेंबर्स येलो याद रखिए, प्राइवेट मेंबर्स वाला, ठीक है। मैं मोशन पे बात करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे क्लोजर मोशन है, ठीक है। ये मेंबर मूव्स दिस टू कट शॉर्ट द डिबेट, ठीक है। इफ अप्रूव द मैटर इज पुट टू ए वोट, किसी चीज़ पे डिबेट हो रहा है तो हो जाता है कि ठीक है इसको क्लोज किया जाए और से वोट करा लिया जाए, ठीक है। जैसे एक है गुलोटिन क्लोजर, ये पूछ सकता है आपको। इसमें क्या है कि अनडिस्कस्ड क्लॉज वोटेड अलॉन्ग विद डिस्कस्ड हुआ, मैंने 10 क्लॉज था, 4 पे डिस्कशन हुआ, तो 10 को कंबाइन किया गया, जो 6 बिना डिबेट का था उसे भी कंबाइन किया गया, कहा कि इस पर वोट करा लेते हैं, ठीक। प्रिविलेज मोशन क्या है, रेज्ड व्हेन ए मेंबर बिलीव्स ए मिनिस्टर हैज ब्रीच्ड द प्रिविलेज ऑफ द हाउस बाय बिट होल्डिंग और डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, ठीक है। सेंसरिंग द मिनिस्टर, एम्ड एट सेंसरिंग द मिनिस्टर, समझिए। अब क्या कॉलिंग अटेंशन मोशन, मूव टू अलर्ट ए मिनिस्टर अबाउट अर्जेंट पब्लिक मैटर्स एंड इंडियन इनोवेशन सिंस 1954। मानिए कि कुछ हो गया पिछले दिन और यहाँ पे जैसे पहले से लिस्ट आता है किस पे डिबेट होगा, तो कल हुआ है तो इसका डिबेट तो है नहीं, 15 दिन पहले आ जाता है कि किस पे डिबेट होना है, तो इसमें कॉलिंग अटेंशन मोशन चलता है, जिसमें बोला जाता है कि आज बहुत ज़रूरी है तो इस पर डिबेट होगा, 1954 में शुरू हुआ था। एडजर्नमेंट मोशन क्या है, ड्रॉज अटेंशन टू अर्जेंट पब्लिक मैटर्स इंटरप्टिंग नॉर्मल हाउस बिजनेस नॉट अलाउड इन राज्यसभा, ठीक है, याद रखिएगा आपको।
डिस्कशन लास्ट फॉर एट लीस्ट 2 आवर 30 मिनट, पूछेगा एट मोस्ट नहीं, एट लीस्ट 2.5 घंटे का है, ठीक है। रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम 50 मेंबर्स, ठीक। कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, ये आपको पता है, सरकार बचेगी या गिरेगी। नो कॉन्फिडेंस यही चीज़ है कि एस्टेब्लिश्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं सरकार को कि आप अपना एक बार कॉन्फिडेंस मोशन दिखाइए कि आपके पास लोग हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन लाती है ये, ताकि सरकार को दिखाना पड़ेगा उसके पास है या नहीं वो नंबर्स, ठीक है। सेंसर मोशंस क्या है, मूव टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिक्वायर्स रीजन फॉर एडॉप्शन, कैन बी डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इट पास इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट नीड टू रिजाइन, ठीक है, इसमें रिजाइन करना नहीं है। मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड एवरी फिस्कल ईयर। पूछा जाता है कि इलेक्शन के बाद ही होता है, एवरी फिस्कल ईयर होता है, एवरी ईयर भी होता है और इलेक्शन के बाद भी होता है। डिस्कस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मस्ट बी पास, फेलियर टू पास अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, इसे रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी आपको जरूरी नहीं है। अब देखिए फाइनेंशियल बिल 1 और 2 के बीच में बताता हूँ। बिल देखिए इसमें क्या आपको एक लाइन बस याद रखिए, ये मनी बिल की तरह होता है, ठीक है। कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल दैट नॉट ओनली कंटेन एक्सक्लूसिव मैटर ऑफ आर्टिकल 110, ये मनी बिल का 110, बट ऑल्सो कंटेन्स अदर मैटर्स, ठीक है। बिल कंटेन्स प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द CFI एंड डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110, जो कि मनी बिल का कोई चर्चा नहीं। कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट नॉट नेसेसरी फॉर इंट्रोडक्शन बट इज रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन ऑफ स्टेट, मतलब नॉर्मल बिल की तरह होता है। आगे चलिए, बजट के इनैक्टमेंट में क्या क्या स्टेज होता है अगर पूछे तो, अरेंज करने पूछ सकता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट 1 फरवरी को, जनरल डिस्कशन होगा, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज बनेगी, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट होगा, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल होगा, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होगा, ठीक है, याद रखिए। क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 आर्टिकल, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267, ये याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं इसमें याद रखना। अब क्या है, ये आपका जो 1/3 जो है ना रिजर्वेशन, उसके बारे में। द नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक्ट रिजर्व्स 1/3 ऑफ द सीट फॉर वुमेन इन द लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली इफेक्टिव आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। पूछ सकता है कहाँ कहाँ, तो लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड दिल्ली, ये याद रखना आपको कि दिल्ली का हुआ। क्या है, कौन कौन सा, आर्टिकल 239A को ये क्या है, दिल्ली का, इसलिए इसको किया गया अमेंड। रिजर्व 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द सिटी ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। 338A दिया गया, रिजर्व 1/3 ऑफ लोकसभा सीट्स फॉर वुमेन इंक्लूडिंग SC/ST सीट्स। 332A क्या है, रिजर्व 1/3 ऑफ स्टेट असेंबली सीट्स फॉर वुमेन इंक्लूडिंग SC/ST सीट्स। 334A क्या है, प्रोविजन टेक इफेक्ट आफ्टर डेलिमिटेशन विद ए 15 ईयर सनसेट क्लॉज फॉर रिव्यू एंड एक्सटेंशन, मतलब 2026 के बाद अप्लाई होगा और 15 साल का एक सनसेट क्लॉज है इसमें, ये सब आपको स्टेट में पूछ सकता है। की फीचर, लोकसभा 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इंक्लूडिंग SC/ST लोकेशन विद पीरियोडिक रोटेशन एमंग स्टेट्स, ठीक है। स्टेट असेंबलीज 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इंक्लूडिंग इन डायरेक्ट इलेक्शंस। दिल्ली के लिए क्या, स्पेसिफिक रिजर्वेशन 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, रिजर्वेशन प्रोविजन टू बी रिव्यूड आफ्टर 70 ईयर्स कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। रोटेशन, सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन टू बी पीरियोडिकली रोटेट आफ्टर डिलिमिटेशन, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे दिया हुआ रिव्यू, क्या लिखा हुआ इसमें, टू बी रिव्यूड आफ्टर 70 ईयर्स, ठीक है, इसे एक बार देखना पड़ेगा। कोई मैं इसे पिन कर दूंगा, ठीक है, इसे कंफर्म करके कि 15 ईयर्स या 70 ईयर्स का, आई थिंक 70 ईयर्स का ये, तो मैं पिन कर दूंगा इस चीज़ को, या कोई और होंगे तो आप उसे कमेंट करना, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, इसे मैं देख के आपको पिन कर दूंगा कमेंट्स में, और PDF में मैं सही कर दूंगा, ठीक है, इससे अगर कुछ दिक्कत हो। अब देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, बस आपको इसमें याद क्या रखना है, ये सुनिए। मैक्सिमम स्टैंड 500, मिनिमम 60, याद हो गया, ठीक है। मैक्सिमम स्टैंड 1/3 ऑफ टोटल स्टैंड ऑफ द असेंबली, मिनिमम 40, याद हो गया, बस यही रखना, ठीक है। एक्चुअल स्टैंड फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट, बस और कुछ नहीं याद रखना इसमें। मैंने 1/3 बांट के और फिर 1/6 और फिर 1/12 करके बताया है पिछले वीडियो में, वो देखिए जा करके। पोजीशन एंड पावर देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे आप क्या करेंगे, इसे आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, मैं जो PDF लगाऊंगा इसमें आप पढ़ लेंगे, इससे आपका ना पूरा क्लियर हो जाएगा, जितना है ना कंसेप्ट सारा एक साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे आते हैं, हाँ इसे थोड़ा सा देखना होगा। ये प्रेसिडेंट्स इसको फिक्स करते हैं, इसे पार्लियामेंट फिक्स करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, अब क्या है, 1 हाई कोर्ट पर स्टेट, 7th अमेंडमेंट अलॉज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है।
28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था, उससे भी रिप्लेस किया गया और इसे बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 28 जनवरी 1950, याद रखिए, ठीक है। पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें याद रखना है, बाकी चीज़ जरूरी। हाँ, सर वांटेड 65 ईयर्स ऑफ एज, ए 62 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। टेकन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, गवर्नर। रिजाइन दोनों प्रेसिडेंट को देते हैं। रिमूवल इज रिकमेंडेड बाय पार्लियामेंट, कैन बी रिमूव सिमिलरली एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, जैसे ये जैसे ये। अब देखिए इसमें क्या, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोई लॉ बना, उसको देखना है कि वो सही है या नहीं, किसी का फंडामेंटल राइट तो नहीं ले रहा। एक्टिविज्म क्या हुआ यहाँ पे कि खुद से PIL के थ्रू जुडिशरी खुद से बोलता है कि ये गलत हो रहा है, समझ रहे हैं आप ये चीज़ कि गलत हो रहा है यहाँ पे, टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी इशूज लाइक कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस को बढ़ाने के लिए, जैसे जो ट्रायल वाले जो होते हैं, जितने कैदी हैं उन्हें जेल में रखा गया, तो ये बोल सकता है कि आप उन्हें जेल में क्यों रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या देखिए, रिस्ट्रेंट क्या होता है, जुडिशरी बोलता है कि मैं एग्जीक्यूटिव वाले में मैं हाथ नहीं डालूंगा, एग्जीक्यूटिव में मुझे लिमिट करना है खुद को। और ओवररीच क्या होता है कि जानबूझकर मतलब एग्जीक्यूटिव के जो, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव को लगता है कि एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रही है, वहाँ पे चला जैसे लिकर बैन नियर हाईवेज, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, देखिए इसी को मैं बोल रहा था कि 5th और 6th शेड्यूल को मैंने लाया है तोड़ करके। देखिए आर्टिकल 244 एंड पार्ट 10 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, पार्ट 10 में आर्टिकल 244। 5th शेड्यूल क्या कहता है, गवर्न शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। मैंने भी ऐसे याद रखा था, मैंने याद रखा था ATM, ठीक है, और 2 M जो क्या है मेघालय मिजोरम में, ठीक है, मणिपुर नहीं है, ऐसा याद भी करना, मेघालय मिजोरम मणिपुर नहीं है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6th शेड्यूल गवर्न ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इसमें भी है। The provision in the 5th schedule and 6th schedule in the Constitution of India are made in order to protect the interest of scheduled tribe, ठीक है, आपको बस ये याद रखना है। क्या इसमें देखिए टाइप्स ऑफ बॉडीज, हाँ ये मैं लेके आया था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होते हैं उसके लिए था कि आपका ये कि कौन सा क्या है, उसमें आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, बहुत ही आसान सवाल पूछ सकता है। कंस्टिट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी किसे कहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपसे सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ लाइक इलेक्शन कमीशन, पावर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्स्ट्रा और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, जैसे NDC हो गया आपका। स्टेचुटरी बॉडी क्या एक्ट से बनता है। जुडिशियल बॉडीज का एस्टेब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल बॉडी जो है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज का एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस लाइक कैट, ठीक है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें जो है ये ऐसे होता है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब क्या इसमें देखिए आर्टिकल क्या, आर्टिकल 148 to 151 जो आपका कैग के लिए है, इसमें जो याद है में सिंगल मेंबर होता है। इलेक्शन कमीशन 1 चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। UPSC में 1 चेयरमैन 10 मेंबर, स्टेट में 1 चेयरमैन 5 मेंबर, ठीक है। आर्टिकल्स याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है सारे। अब आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट सबको प्रेसिडेंट, स्टेट वाले स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को गवर्नर। अब देखिए टर्म क्या है, पहला इलेक्शन और इसका इलेक्शन कमीशन कैग और UPSC का सेम है 6 साल या 65 साल जो ईयरलियर होगा, ठीक है। स्टेट का क्या है 6 साल या 62 साल, ठीक है। अपना ये जो रेजिग्नेशन करते हैं वो प्रेसिडेंट को देते हैं तीनों, लेकिन ये जो स्टेट वाले वो गवर्नर को देते हैं, ठीक। रिन्यूअल किसी में अलाउड नहीं है। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट क्या कैग को नहीं मिलेगा। इफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तब तो ये कर सकते हैं, एज द इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ इलेक्शन, ठीक है। हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 6 ईयर्स। मान लो 3 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो अगले 3 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, लेकिन अगर 6 साल तक इलेक्शन कमिश्नर रह गए तो नहीं बन सकते। समझ के 6 साल टोटल होना चाहिए। मेंबर्स नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट बट कैन बिकम चेयरमैन ऑफ UPSC, ठीक है। मेंबर्स नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट बट कैन बिकम चेयरमैन ऑफ UPSC और SPSC, स्टेट पब्लिक, ठीक है। अब देखिए इसमें है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 338, 338A, 338B, ठीक है। प्रोवाइडेड पता है आपको, प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल ऑफिसर्स फॉर SC एंड ST, NCBC was set up in 1930 एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। और फिर 102, ये जरूरी है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है, आपको ये याद रखना है।
यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, देखिए 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। 89th क्या है, सिंगल कमीशन सेपरेटेड इनटू NC/ST आर्टिकल 338 एंड 338। पहले क्या था, एक ही कमीशन था, लेकिन 89 से दो में, ये बहुत अच्छा सवाल है, 65 एंड 89। द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004, ठीक है, 2003 में बना, 2004 में एग्जिस्टेंस। अब क्या है इसमें, चेयर वाइस चेयर 3 मेंबर्स होते हैं, SC वाले में, ST वाले में, और BC वाले में, बैकवर्ड क्लास में 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, टर्म क्या है, 3 साल का 3 साल का 3 साल का, नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन मेंबर्स रूल्स 2018 में मेंशन है, ठीक है। ऐसा आपसे पूछ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो कहना है नहीं है मेंशन, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं इस पे फाइनेंस कमीशन, GST काउंसिल पे, और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आर्टिकल 280, 279A एंड 350B। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे ज़्यादा अब नहीं आएगा, ठीक है। अभी सर देखते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है फाइनेंस कमीशन। 101st से आया GST, हेड चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसमें कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मेंबर्स कौन होते हैं, चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ठीक है। बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, बाय प्रेसिडेंट, ये आपको टर्म 5 साल का होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिजाइन प्रेसिडेंट को कर सकते हैं लोग, और फिर क्या, एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेंस नॉट चार्ज ऑन CFI, ये बहुत जरूरी है, आपसे पूछ देगा सबके बारे में, चार्ज ऑन CFI। हम लोग का आदत होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि टिक मार देते हैं कि ठीक है चार्ज ऑन CFI तो होता ही होगा, समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चार्ज ऑन CFI नहीं होगा, समझ गए। तो इसके लिए देखिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च देगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ये कौन सा था आपका, सेकंड वाला GST काउंसिल में, और इसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला, ठीक है। इसमें क्या है, कोरम क्या होना चाहिए, इसमें कोई अप्लीकेबल नहीं, लेकिन GST वाले 50% टोटल मेंबर जरूर होने चाहिए मीटिंग्स में, ठीक है। इसमें डिसीजन मेकिंग क्या होगा, एडवाइजरी है, तो इसमें 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तभी कोई डिसीजन हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ मैं पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे वो KC नियोगी थे, 1951 में बना था। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, NK सिंह। 16th के कौन है बताइए आप, इसमें वाइस चेयरपर्सन थे पहले नीति आयोग के। 15 से एक सवाल अभी आएगा, 16 वाले का तो कोई बात ही नहीं, 1 अप्रैल 2026 से वो काम करेंगे, तभी 15 से आएगा। इसमें वेटेज देखिए, 12.5% फॉर डेमोग्राफी परफॉर्मेंस, 45% फॉर इनकम, 15% फॉर पॉपुलेशन, 50% फॉर एरिया, 10% टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, 2.5% टू टैक्स एंड फिजिकल रिफोर्ट्स। ये आपको अच्छे से रटना है, ठीक है, रटना है इसे, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे है, प्रीवियस सिस्टम क्या था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन। अनूप बननवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी फॉर CEC एंड ECs बेस्ड ऑन दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 एंड लॉ कमीशन 255 रिपोर्ट 115 कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जब ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर जो सरकार में है वो कमजोर हो जाएगी सरकार इसमें। तो इसके लिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा बनाओ, सुप्रीम कोर्ट तो बना नहीं सकती, इसने बोला कि ऐसा आपको बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब बना क्या, रूल क्या बना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफिस एक्ट 2023 रिप्लेसेस इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 कवरिंग अपॉइंटमेंट, सैलरीज एंड डिसमिसल प्रोसीजर। क्या बना रूल, ये देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर बेस्ड ऑन 3 मेंबर्स इलेक्शन कमेटी। कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब पावर ही खत्म हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर के ही पार्टी के यूनियन मिनिस्टर होंगे, तो वो अपने पार्टी के खिलाफ थोड़े ना कुछ जा सकते हैं, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। तो इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना अब सरकार खुद ही अपॉइंट करती है, किसी से कोई मतलब है नहीं, समझ गए ना इस बात को, ठीक है। अब देखिए सर्च कमेटी क्या, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, सजेस्ट 5 कैंडिडेट टू द सिलेक्शन कमेटी, बीच बार कंसिडर अदर नेम। ये नेम्स बताएगी कौन कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया हुआ, ये भी सरकार के सब, तो ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे करते हैं कि किस पार्टी को मिलता है नेशनल पार्टी का क्या उसे कह सकते हैं रिकॉग्निशन, किसे स्टेट पार्टी का, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए मैं पिछले वीडियो में जैसे बताया था, आपको अगर याद होगा कि 6% वोट वाला, जो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो जरूर देखें, पॉलिटी का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये वीडियो आप जरूर जाकर देखें कि कैसे ये 6% ऑफ वोट चाहिए, 2% ऑफ लोकसभा में सीट्स चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको जाकर वीडियो देखना चाहिए। आगे हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है, इससे मतलब नहीं है आपको, आगे चलते हैं।
रिकॉग्निशन ऑफ पार्टीज, हाँ, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन पोल परफॉर्मेंस, ठीक है। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर नेशनल और स्टेट स्टेटस, ठीक है। ये होती है आपकी रजिस्टर्ड तो है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्निशन का बेनिफिट क्या है? एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स, टाइम फॉर पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट ऑन स्टेट मीडिया, एक्सक्लूसिव पार्टी सिंबल्स। पार्टी सिंबल एलोकेशन क्या है? नेशनल पार्टी हैड ए सिंबल रिजर्व फॉर यूज अक्रॉस इंडिया, स्टेट पार्टी एक्सक्लूसिव सिंबल फॉर द स्टेट वे रिकॉग्नाइज, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी चूजन फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स। इन्हें लिस्ट रहता है उसमें से दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। प्रपोजर्स एंड स्टार कंपेनर्स, इसमें क्या है? रिकॉग्नाइज पार्टी जो है ये आपका क्या है? नीड ओनली वन प्रपोजर एंड कैन हैव 40 स्टार कंपेनर्स। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी क्या? कैन हैव 20 स्टार कंपेनर्स। कैंपेन एक्सपेंशन फॉर स्टार कंपेनर्स आर नॉट इंक्लूडेड इंडिविजुअल कैंडिडेट एक्सपेंडिचर। जो आपको पता है ना कि इंडिविजुअल का जो एक लिमिट होता है उसमें स्टार कंपेनर्स का नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज ए नेशनल पार्टी, मैं ये पहले करवा चुका था लेकिन मैं फिर से आपका करवा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन कौन सा इसमें आपका स्टेप्स होता है। देखिए, फुलफिलमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। 6% वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स प्लस 4 लोकसभा सीट्स, यही पूछा था उस क्वेश्चन में। स्टेट पार्टी स्टेटस इन 4 स्टेट्स और में कुछ एक होना चाहिए। 2% लोकसभा सीट्स फ्रॉम 6 स्टेट्स, ठीक है, फ्रॉम 3 स्टेट्स, सॉरी 2% लोकसभा सीट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स, ठीक है। करंट नेशनल पार्टीज कौन कौन सा है? देखिए, आप, बीएसपी, बीजेपी, आईएनसी, सीपीआईएम एंड एनपीपी। द फर्स्ट नेशनल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, आई थिंक मेघालय से है ना, हाँ आई थिंक। तो इसमें क्या है? देखिए कौन कौन सा, आप देखिए बीजेपी कांग्रेस होगी, समझिए, इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को। बीजेपी और कांग्रेस होगी। उसके बाद कौन है बसता आपका? उसके बाद आपका बीएसपी है, फिर आपका आप अभी जो जीती है सीट्स गुजरात वगैरह में, ठीक, गुजरात हिमाचल में। 4 सीपीआईएम और फिर एनपीपी याद ही होगा, सीपीआईएम और बीएसपी याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, 8% वोट्स इन द लास्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस, 1 लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 सीट्स इन द स्टेट्स। मानिए यहाँ पे अगर जैसे कि बिहार में मानिए कि अभी जितने सीट्स हैं, जैसे समझ रहे हैं ना, तो अभी बिहार में लगभग 40 सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं, तो एवरी 25 सीट्स, तो मानिए यहाँ पे 1-2 सीट चाहिए इसे लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन 2 सीट जो जीतेगा उसे स्टेट पार्टी बना दिया जाएगा। 3% ऑफ असेंबली सीट्स और 3 सीट्स बीच एवरेज हाई, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे मिजोरम में है तो वहाँ पे 60 सीटें हैं, तो वहाँ पे 3 जो है हाई, 3 सीट चाहिए। 3% कितना हो जाएगा इसका? 1.8, तो इसमें नहीं चाहिए, 3 सीट चाहिए इसीलिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है? At the last general election to the Legislative Assembly of the state, the candidates set up by the party have secured not less than 6% of the total valid votes polled in the state, and in addition, the party has returned at least 2 members to the Legislative Assembly of that states at such general election. तो 2 MLA बने हो इसके और 6% वोट मिलो। At the last general election to the House of the People from the state, the candidate set up by the party have secured not less than 6% of the total valid votes polled in the state, सही है। And in addition, the party has returned at least 1 member of the House of People from that state at such general election. क्या था? The party returned at least 2 members at the last general to the House of People from the state set up by the party have secured not less than 6 total valid votes polled in the state. अच्छा, ये लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट इसे मिला होगा स्टेट में जितने वोट हुए उससे, और एक कम से कम इसका एमपी हो, ठीक है। आप समझ गए? तो आपका इस तरीके से क्लियर हो गया सब कुछ। आप पीडीएफ में दे दूंगा, ये मतलब स्क्रिबल किया हुआ नहीं रहेगा, पीडीएफ नॉर्मल रहेगा वो, उस पर आप पढ़ाई कर लीजिएगा अच्छे से, और आपको बार बार इसे रिवीजन करना, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि जो आपका ये था ना 1/3 रिजर्वेशन वाला, इसमें क्या था कि प्रोविजन टेक इफेक्ट आफ्टर डिटर्मिनेशन विद 15 ईयर सनसेट क्लॉज, ये है रिव्यू और एक्सटेंशन के लिए 15 साल का सनसेट क्लॉज तो है, समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो आपका अगला वाला जो था, ये लाइन लिखा हुआ इसमें, ये 15 साल के लिए ही लगाया जा रहा है, समझ गए। तो इसको आपको याद रखना, क्वेश्चन है तो 15 साल के लिए ही लगाया जाएगा, ठीक है। क्या? रिजर्वेशन प्रोविजंस टू बी रिव्यूड आफ्टर 70 ईयर्स, नहीं, ये 15 साल के लिए, ठीक है, याद रखिए। ये आपका 15 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर्स 15 कर दीजिए। तो आगे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया। 15 साल के बाद इसे क्या किया जाएगा? फिर से इसे रिव्यू किया जाएगा कि इसे करना है या नहीं करना, मतलब इसे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ठीक है।
इसमें है आपका लिखा हुआ इसमें इम्प्लीमेंटिंग रिजर्वेशन फॉर 15 ईयर पीरियड विथ सब्सिक्वेंट रिव्यूज। समझ गए। तो चलिए आगे अब हम लोग ये करेंगे इसमें आपको कि पॉलिटी का आपको पहले PDF दिया जाएगा। आपको इसमें शुरुआत से लेकर के कितने 46 पेजेज हैं, उधर 2-3 पेजेस थे, मैं साथ में क्लब करके आपको दे दूंगा। आप सारा रिवीजन करना है। इस वीडियोज को 2 बार देखिए, ठीक है, 2 टाइम। बहुत ही बोरिंग वीडियो मुझे पता है, बहुत ही बोरिंग, लेकिन बता रहा हूँ ना मैं कि मतलब प्री निकालना भी बोरिंग।